21वीं सदी के शुरुआती दौर में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसने पूरी दुनिया को खाक में मिला दिया। जो लोग इस युद्ध में बच गए थे वे जानते थे कि इसके बाद अगर एक और विश्व युद्ध हुआ तो मानव जाति का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। इसलिए बचे हुए लोग लिब्रिया नामक शहर में नए नियम कानूनों के साथ शांति से रहने का प्रयास कर रहे थे। लिब्रिया शहर की सरकार एक तानाशाह के हाथ में थी, जिन्हें फादर कहा जाता था। हालांकि फादर कभी किसी के सामने नहीं आते थे, लोगों को केवल टीवी और स्क्रीन्स पर उनका भाषण और संदेश सुनाया जाता था। फादर का मानना था कि दुनिया में युद्ध, दंगे फसाद और कोई भी अपराध होने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है इंसानी भावनाएं, यानी कि इमोशंस। वो मानते थे कि इमोशंस एक बीमारी की तरह है। इंसान चाहे जितना भी संभलने की कोशिश करे, पर उसके अंदर की भावनाएं जैसे कि गुस्सा, नफरत, जलन, लालच इत्यादि, ये कभी न कभी चौथे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर ही देंगे। इसके समाधान के लिए उन्होंने शहर में एक नया कानून लागू किया। उन्होंने इमोशंस को अपराध घोषित कर दिया। लोगों को हंसने, रोने, गुस्सा होने जैसी भावनाओं से लेकर अपने बच्चों तक से प्यार करने की भी मनाही थी। इसके अलावा कोई भी चीज जैसे कि चित्र, कलाकारी, संगीत, फिल्म इत्यादि जो लोगों के अंदर इमोशंस पैदा करती थी, उन पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। हालांकि अपने इमोशंस को दबा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए लोगों के इमोशंस को रोकने के लिए उन्हें जबरदस्ती प्रोजियम नामक एक खास तरह की दवाई लेने पे मजबूर किया जाता था। इस दवाई के असर से लोगों के इमोशंस मर जाते थे और उनके चेहरे पर केवल एक सादापन नजर आने लगता था। इसने इंसानों को एक इमोशनलेस रोबोट बना दिया था, जो सोच तो सकते थे पर कुछ फील नहीं कर पाते थे। लोगों को हर रोज सुबह और शाम इंजेक्शन की मदद से इस दवाई का एक डोज लेना जरूरी था। फादर की तानाशाही में अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता तो उसे बिना किसी सुनवाई के सीधे सजाए मौत दे दी जाती थी। इन नियमों और कानूनों का सही तरह से पालन होता रहे, इसके लिए फादर ने एक नए सैनिक बल का गठन किया था, जिन्हें कहा जाता था द ग्रामटन क्लेरिक। शहर में जो कोई भी इन नियमों और कानूनों के खिलाफ जाता या सरकार के खिलाफ बगावत करता तो क्लेरिक्स उन्हें सीधा परलोक पहुंचा देते थे। इन योद्धाओं को खास तरह की लड़ाई की टेक्निक सिखाई जाती थी, जिसे कहा जाता था गन काता। ये एक मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक थी जिसमें गन का इस्तेमाल किया जाता था। इस टेक्निक को सीखने के बाद क्लेरिक्स इतने कुशल हो जाते थे कि वे दुश्मनों की स्थिति और गोलियों के रास्ते का पहले से ही गणितीय अनुमान लगा लेते थे, जिससे अगर कोई पास से भी गोली चलाए तो क्लेरिक्स आसानी से अपना बचाव कर पाते थे। साथ ही उनकी गन चलाने की कुशलता भी 120% तक बढ़ जाती थी, जिससे उनका कोई भी निशाना खाली नहीं जाता था। ऐसे ही जॉन प्रेस्टन भी एक ऊंचे रैंक का सीनियर क्लेरिक था। प्रेस्टन अपनी टीम के साथ उन लोगों के घरों में रेड मारता था जो प्रोजियम दवा लेना छोड़कर भावनाओं को महसूस करते थे, और पेंटिंग्स, किताबें और म्यूजिक सीडीज जैसी गैर कानूनी चीजों को संरक्षित करते थे। ऐसे लोगों को सेंस ऑफेंडर कहा जाता था। प्रेस्टन अपनी ड्यूटी के प्रति इतना वफादार था कि कुछ साल पहले जब उसकी पत्नी को सेंस ऑफेंडर करार करके अरेस्ट कर लिया गया था, तब प्रेस्टन ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश तक नहीं की और उसे मरने दिया। तब से वो अपने 2 बच्चों की अकेले ही देखभाल कर रहा था। इसी तरह आज भी प्रेस्टन को एक सेंस ऑफेंडर ग्रुप के बारे में खबर मिली थी, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर भावनाओं को महसूस कर रहे थे और किताबों और पेंटिंग्स जैसे आर्टिफैक्ट्स को संरक्षित कर रहे थे। प्रेस्टन अपने पार्टनर एरल और बाकी साथियों के साथ उनके ठिकाने पर रेड मारने आ पहुंचा, लेकिन सेंस ऑफेंडर्स की वो टोली प्रेस्टन की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। इस पर प्रेस्टन की टीम ने भी जवाबी हमला करके उन्हें एक कमरे में खदेड़ दिया। हालांकि अब हथियारबंद अपराधियों से भरे उस कमरे में घुसना अपनी मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन प्रेस्टन, जो गन काता मार्शल आर्ट का एक माहिर खिलाड़ी था, वो बिना एक पल सोचे उस अंधेरे कमरे में घुस गया और गजब की फुर्ती और हुनर की बदौलत उसने अकेले ही उन सारे अपराधियों को गोलियों से छन्नी कर दिया। इसके बाद प्रेस्टन ने उन सेंस ऑफेंडर्स के द्वारा संरक्षित किए सारे कीमती आर्टिफैक्ट्स को आग के हवाले कर दिया, लेकिन वापस लौटते हुए उसके पार्टनर एरल ने एक कविता की किताब अपने पास रख ली। प्रेस्टन ने एरल से सवाल किया कि ये किताब उसके पास क्या कर रही है। इस पर एरल ने कहा कि उनकी टीम इसे जलाना भूल गई थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया ताकि उसे डिपार्टमेंट को सौंप सके। हालांकि प्रेस्टन के सीनियर क्लेरिक होने की एक और वजह थी, उसे लोगों को देखते ही समझ आ जाता था कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। ऐसे ही एरल की बातों में भी उसे गद्दारी की बू आ रही थी, लेकिन उस वक्त उसने एरल से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद प्रेस्टन एविडेंस सेंटर पहुंचा और वहां पूछताछ की।
कि क्या एरल पिछले रेड के एविडेंस के तौर पे कोई किताब जमा करने आया था। इस पर उस कर्मचारी ने कहा कि एरल 2 हफ्ते से यहाँ आया ही नहीं है। ये सुनकर प्रेस्टन को यकीन हो गया कि एरल के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसने एरल को ढूंढ निकाला, जो शहर के बाहर एक खंडर में बैठकर कविता की किताब पढ़ रहा था। दरअसल एरल ने कई दिनों से प्रोजियम दवाई लेनी बंद कर दी थी और अब वो अपनी भावनाओं को महसूस करना चाहता था। प्रेस्टन जब उसके पास आया तब उसने दुखी मन से कहा, आखिर ये कैसा सिस्टम है जिसने हमारी भावनाओं को पैरों तले कुचल दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि भावनाओं को खोकर कोई इंसान सचमुच इंसान कहला सकता है? जवाब में प्रेस्टन ने कहा, ये सिस्टम, ये नियम कानून हमारी और मानव जाति की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। तुम ही बताओ कि जब से इंसानों की भावनाओं को खत्म कर दिया गया है तब से क्या शहर में कोई अपराध, कोई हत्या हुई है? इस पर एरल ने कहा, तो फिर हम जो मासूमों को मारते हैं सिर्फ इसलिए कि वो भावनाएं महसूस करना चाहते हैं, क्या ये अपराध नहीं है? लेकिन प्रेस्टन एरल को समझाने लगा कि भावनाएं ही इंसान के अंदर हिंसा को भड़काती हैं, जिससे युद्ध होते हैं। भावनाएं इंसानों के अंदर जलन पैदा करती है, जिससे वे एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। इसलिए इंसानों की भावनाओं को दबाना जरूरी है। अब इसके लिए थोड़ी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इस पर एरल ने मुस्कुराकर कहा, कीमत जो इंसानों से उनकी खुशियां, उनके सपने हमेशा के लिए छीन ले, क्या ये कीमत वाजिब है? ये कहता हुआ एरल चुपके से अपनी बंदूक निकालने लगा, लेकिन प्रेस्टन ने उसे देख लिया और ऐसी गलती ना करने की चेतावनी दी, पर एरल नहीं माना। मजबूरन प्रेस्टन ने एरल को शूट कर दिया। अपने जिगरी दोस्त को मारते हुए भी प्रेस्टन के चेहरे से दुख की भावना जरा भी नहीं छलक रही थी। वो अपने घर लौट आया। फिर अगली सुबह जब प्रेस्टन प्रोजियम दवाई का डोज लेने की तैयारी कर रहा था, तभी दवाई की शीशी नीचे गिरकर फूट गई। उस वक्त प्रेस्टन के पास केवल एक ही दवाई बची थी और उसकी दवाई का असर भी खत्म हो रहा था। इतने में ही प्रेस्टन का बेटा रॉबी वहां आया। रॉबी भले ही उम्र में छोटा था, पर उसकी समझदारी ने उसकी उम्र को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो भी अपने पिता की तरह उसूलों वाला था। उसने अपने पिता से कहा, आपको ध्यान रखना चाहिए था। खैर, आप इसी वक्त इक्विलिब्रियम जाकर दवाई रिफिल कराइए। इस पर प्रेस्टन ने हामी भरी। दरअसल इक्विलिब्रियम गवर्नमेंट का कमांड और कंट्रोल सेंटर था, जहां लोगों को मुफ्त में प्रोजियम दवाई दी जाती थी। प्रेस्टन उसी वक्त इक्विलिब्रियम जा पहुंचा, लेकिन तभी उसने देखा कि इक्विलिब्रियम के उस सेंटर में कोई काम चल रहा था, जिस वजह से उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। शहर के नागरिकों को दूसरे इक्विलिब्रियम सेंटर में जाने की सलाह दी जा रही थी, जो कि वहां से थोड़ी दूर था। लेकिन प्रेस्टन वहां जा पाता उससे पहले ही एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उस गाड़ी में उसका नया पार्टनर ब्रेंट सवार था, जो एरल की जगह पर आया था। ब्रेंट ने प्रेस्टन से कहा कि उन्हें एक सेंस ऑफेंडर की इंफॉर्मेशन मिली है, उन्हें अभी उसके घर रेड मारने जाना होगा। प्रेस्टन को उसी वक्त ब्रेंट के साथ जाना पड़ा। हालांकि उसने ब्रेंट को यह पता नहीं लगने दिया कि उसने आज प्रोजियम का डोज नहीं लिया है। इसी के साथ वे लोग एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। वो एक महिला का घर था, जिसका नाम था मैरी ओब्रायन। प्रेस्टन ने मैरी के घर में तोड़ फोड़ कर एक खुफिया कमरा ढूंढ निकाला, जिसके अंदर भावनात्मक चीजें मौजूद थी, जो इस बात का सबूत था कि मैरी भी एक सेंस ऑफेंडर थी। अब मैरी को मौत की सजा मिलनी तय थी। इस डर के कारण मैरी ने बगल में खड़े एक गार्ड की गन चुरा ली और प्रेस्टन पर गोली दाग दी। ये देख ब्रेंट ने भी मैरी पर गोली चलाई, लेकिन इस हमले में मैरी और प्रेस्टन दोनों ही जीवित बच गए थे, क्योंकि ऐन मौके पर गार्ड ने मैरी की गन नीचे झुका दी थी और प्रेस्टन ने भी ब्रेंट की गन की दिशा मोड़ दी थी। ब्रेंट आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर प्रेस्टन ने मैरी को क्यों बचाया। इस पर प्रेस्टन ने कहा, मुझे पूछताछ के लिए इसकी जरूरत है, इसके जरिए हम इसके बाकी साथियों तक पहुंच सकते हैं। दरअसल ये प्रेस्टन के दवाई ना लेने का ही असर था कि अब वो सेंस ऑफेंडर्स को सीधे गोली मारने के बजाय जज्बाती होकर फैसले ले रहा था। कुछ देर बाद प्रेस्टन मैरी के साथ इंटेरोगेशन रूम में था। उसने मैरी से पूछा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अच्छा यही होगा कि अपने दोस्तों का नाम बता दो। इस पर मैरी ने कहा, क्या कहा दोस्त? क्या तुम्हें दोस्ती का मतलब भी पता है? मैं तुमसे पूछती हूँ, आखिर तुम जी क्यों रहे हो? इस पर प्रेस्टन ने कहा, मैं सिर्फ अपने फर्ज के लिए जीता हूँ। ये सुन मैरी ने हंसकर कहा, तब तो तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आएगी कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। अगर जिंदगी में भावनाएं ना हो, प्यार, गुस्सा, दुख ना हो, तो जिंदगी घड़ी के कांटे की तरह बस टिक टिक चलती रहती है। पर मैरी की ये बातें प्रेस्टन की सोच को जरा भी हिला नहीं पाई। उसने कहा, तो तुम अपने साथियों का नाम नहीं बताओगी? अब जब तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, तो मैं आगे के प्रोसेस के लिए तुम्हें पैलेस ऑफ जस्टिस के हवाले करता हूँ। ये सुनकर मैरी ने मुस्कुराकर कहा, प्रोसेस से तुम्हारा मतलब है मौत की सजा?
लेकिन प्रेस्टन ने कुछ नहीं कहा और अपने घर चला आया। उसने देखा कि बच्चे सो गए थे। अपने बच्चों के प्रति उसके अंदर प्यार की भावना जाग रही थी जो उसे सुख का अनुभव करा रही थी। इसलिए उस रात भी प्रेस्टन प्रोजियम दवाई का डोज लिए बगैर ही सो गया। तभी वो सुबह अचानक एक बुरे सपने से जागा। अब उसके चेहरे पर डर की भावना साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान उसने खिड़की से बाहर देखा। दवाई ना लेने की वजह से उसे आज पहली बार उगते सूरज का एक खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। उस नजारे की खूबसूरती को महसूस कर उसके अंदर खुशी की भावना जागने लगी। लेकिन तभी उसे अपना फर्ज याद आ गया। वो फौरन बाथरूम की तरफ भागा और प्रोजियम का इंजेक्शन अपनी गर्दन पर अड़ा लिया। लेकिन उसी पल उसने खुद को आईने में देखा। दरअसल पहले जब वो खुद को देखता था तब उसे एक रोबोट की तरह अपने चेहरे पर एक सादापन नजर आता था। लेकिन आज वो अपने चेहरे पर डर और व्याकुलता की भावना को देख पा रहा था। वो पहली बार खुद को जिंदा महसूस कर रहा था। उसने इन भावनाओं को और गहराई से समझने के लिए दवाई लेने का अपना इरादा बदल दिया। आज जब वो अपने काम पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि बिना भावनाओं के लोग केवल एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। उनके बीच प्रेस्टन को इंसानों जैसा फील नहीं हो रहा था। इसी दौरान ब्रेंट प्रेस्टन के पास आया और उसे एक बार फिर सेंस ऑफेंडर्स के ग्रुप के ठिकाने पर रेड मारने ले गया। इस बार उन्हें जिस ग्रुप की जानकारी मिली थी उसमें लगभग 50 लोग थे। प्रेस्टन के साथियों ने बताया कि ये लोग प्रोजियम दवाई की फैक्ट्रीज को उड़ाने की तैयारी में थे। इसी के साथ ब्रेंट और बाकी टीम ने उन सेंस ऑफेंडर्स पर धावा बोल दिया और चुन चुन कर उन्हें खत्म करने लगे। लेकिन प्रेस्टन के अंदर उन सेंस ऑफेंडर्स के लिए दया की भावना जागने लगी थी। इसलिए वो बिना किसी को मारे बस ब्रेंट के पीछे पीछे चल रहा था। इसी दौरान ब्रेंट ने एक सेंस ऑफेंडर को गोली मारी जो सीधा प्रेस्टन पर जा गिरा। प्रेस्टन ने उस बुजुर्ग आदमी को अपने सामने मरते देखा और उसका खून देख आज पहली बार वो अंदर से कांप उठा। प्रेस्टन को एहसास हुआ कि अब तक उसने कितने निर्दोषों को मारा था जिनका सिर्फ एक ही कसूर था, भावनाएं महसूस करना। प्रेस्टन का दिल अब पछतावे से भर चुका था। वो अपनी टीम से अलग होकर एक कमरे में आया जहां सेंस ऑफेंडर्स ने कुछ किताबें और म्यूजिक सीडीज छुपाकर रखी थी। प्रेस्टन ने वहां से एक म्यूजिक रिकॉर्ड उठाया और उसे प्ले किया, जिसे सुनकर उसके पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद जब वो बाहर आया तभी एक गार्ड ने उसे बताया कि उन्हें बिल्डिंग के पीछे कुछ मिला है। प्रेस्टन जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां सेंस ऑफेंडर्स द्वारा पाले गए ढेर सारे कुत्ते मौजूद थे। दरअसल पालतू कुत्ते इंसानों में दया और प्यार की भावना पैदा करते थे, इसलिए फादर ने पालतू कुत्ते रखना भी गैर कानूनी बना दिया था। ब्रेंट ने बिना एक पल सोचे उन कुत्तों को मारने का आदेश दे दिया, जिसके बाद गार्ड उन कुत्तों को गोली मारकर खत्म करने लगे। उन्हें मरते देख प्रेस्टन का मन अंदर से तड़प रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक कुत्ता भागकर प्रेस्टन के ऊपर कूद पड़ा। प्रेस्टन उस कुत्ते की आंखों में खौफ साफ देख पा रहा था। वो कुत्ता प्रेस्टन से लिपटकर उसे चाटने लगा, मानो वो प्रेस्टन से रहम की भीख मांग रहा हो। तभी ब्रेंट ने प्रेस्टन से कहा, प्रेस्टन इसे गार्ड के हवाले कर दो। अब प्रेस्टन मजबूर था, पर तभी उसे कुछ सूझा। उसने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि हमें दवाई की टेस्टिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर प्रेस्टन उस कुत्ते को बचा ले गया। लेकिन प्रेस्टन के इस व्यवहार से ब्रेंट को उस पर शक होने लगा था कि प्रेस्टन भी भावनाओं में बह रहा है। प्रेस्टन के इस बदलते रवैये को देखकर शहर के वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट, जो फादर के बाद शहर का सबसे मुख्य अधिकारी था और फादर के शब्दों को लोगों तक पहुंचाता था, उसने प्रेस्टन को एक मीटिंग के लिए बुलाया। ड्यूपॉन्ट को प्रेस्टन की ये बात खटक रही थी कि उसने मैरी ओब्रायन को खत्म करने की जगह उसे पूछताछ के लिए पकड़ लिया था, जबकि फादर का आदेश था कि सेंस ऑफेंडर्स को बिना किसी सुनवाई और पूछताछ के सीधा गोली मार दी जाए। इस पर प्रेस्टन ने इस कानून पर नाराजगी जताते हुए ड्यूपॉन्ट से कहा कि सेंस ऑफेंडर्स को भी अपनी बात रखने का, खुद को निर्दोष साबित करने का हक है। उनकी सीधे हत्या करना गलत है। लेकिन ड्यूपॉन्ट ने प्रेस्टन से साफ कह दिया कि फादर का हर फैसला ही यहाँ कानून है और अगर किसी ने उनका फैसला नहीं माना तो वो गद्दार कहलाएगा। इस चेतावनी के साथ ड्यूपॉन्ट ने प्रेस्टन को जाने की इजाजत दे दी। अब प्रेस्टन को मैरी ओब्रायन से भी हमदर्दी होने लगी थी, क्योंकि जल्द ही उसे मौत की सजा मिलने वाली थी, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसी रात प्रेस्टन एक सुनसान इलाके में पहुंचा और अपनी कार की डिक्की खोली। उसके अंदर वो कुत्ता मौजूद था जिसे उसने अपनी टीम से बचाया था। प्रेस्टन वहां कुत्ते को आजाद करने आया था, लेकिन उस कुत्ते को प्रेस्टन से इतना लगाव हो गया था कि वो उसे छोड़कर भाग नहीं रहा था। तभी अचानक ही लिब्रियन सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम वहां आ धमकी।
ये सिक्योरिटी फोर्स केवल अपनी सरकार का आदेश मानते थे। उन्हें देख प्रेस्टन ने जल्दी कुत्ते को डिक्की में छुपाकर डिक्की बंद कर दी। इतने में ही गार्ड्स ने प्रेस्टन को घेर लिया और उससे सवालात करने लगे कि वो यहाँ क्यों आया है। जवाब में प्रेस्टन ने कहा कि वो यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था। इस पर गार्ड्स प्रेस्टन के जवाब से संतुष्ट होकर वापस लौटने लगे, पर तभी उन्हें प्रेस्टन की डिक्की से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे गई। गार्ड्स सारा माजरा समझ गए और प्रेस्टन को चारों ओर से घेर लिया। उनकी नजरों में प्रेस्टन एक गद्दार था जिसकी सजा केवल मौत थी, लेकिन गार्ड्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक आग से उलझने जा रहे थे। प्रेस्टन ने अपनी गन काता टेक्निक की बदौलत कुछ ही सेकंड्स में सारे गार्ड्स को लाशों के ढेर में बदल दिया और कुत्ते को लेकर वहां से निकल गया। अब प्रेस्टन भी एक सेंस ऑफेंडर बन चुका था। वो अब प्रोजियम का इंजेक्शन हरगिज नहीं लेना चाहता था। वो उन दवाइयों को अपने मिरर के पीछे छुपाने लगा। अगली सुबह एक बार फिर प्रेस्टन ब्रेंट और अपनी टीम के साथ एक फैक्ट्री में रेड मारने जा पहुंचा जहां सेंस ऑफेंडर्स छुपे हुए थे। ब्रेंट और प्रेस्टन की टीम बेरहमी से उन निर्दोष लोगों की हत्या किए जा रही थी और प्रेस्टन उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। हालांकि अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। तभी किसी ने पीछे से प्रेस्टन के सिर पे बंदूक अड़ा दी, लेकिन प्रेस्टन ने तेजी दिखाते हुए उसकी बंदूक छीन ली। उसने पीछे देखा तो पीछे सेंस ऑफेंडर्स की एक टोली खड़ी थी। वे सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इससे पहले कि प्रेस्टन की टीम की उन पर नजर पड़ती, प्रेस्टन ने उन्हें पीछे के रास्ते से भाग जाने को कहा, पर उन्हें डर था कि प्रेस्टन उन्हें पीछे से गोली मार देगा। इस पर प्रेस्टन उन्हें भरोसा दिलाने के लिए खुद उन्हें लेकर पीछे के रास्ते से भगाने लगा। उन्हें बचाने के लिए प्रेस्टन अपने ही गार्ड्स को मारने लगा। ये देख उन सेंस ऑफेंडर्स को भी प्रेस्टन पर भरोसा हो गया, लेकिन तभी आगे जाकर ब्रेंट ने उन्हें पकड़ लिया। प्रेस्टन को लगा कि अब तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन तभी ब्रेंट ने कहा, बहुत खूब प्रेस्टन, तुम इन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर हम तक ले आए। ये एक अच्छी चाल थी। अब मैं इन्हें खत्म करने का सौभाग्य तुम्हें देता हूँ। ये सुनकर प्रेस्टन को अजीब लगा। उसे शक हुआ कि ब्रेंट जानबूझकर उसकी गलती पर पर्दा डाल रहा है। हालांकि फिर प्रेस्टन ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उसने ब्रेंट से कहा, मुझे पूछताछ के लिए इन लोगों की जरूरत है। इनके जरिए हम छुपे हुए और भी सेंस ऑफेंडर्स को पकड़ सकते हैं। पर ब्रेंट ने कहा, कहीं तुम फादर का आदेश भूल तो नहीं गए प्रेस्टन? अब से कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ शूट एट साइट। अगर तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई हो तो मेरी गन इस्तेमाल कर लो। ये कहकर ब्रेंट ने प्रेस्टन को अपनी गन थमा दी। अब प्रेस्टन उन निर्दोष लोगों को बचा पाने में असमर्थ था, लेकिन अब वो जानबूझकर ये गुनाह नहीं करना चाहता था। उसने ब्रेंट को गन वापस कर दी और उन लोगों से मुंह फेर लिया। अगले ही पल गार्ड्स ने उन सारे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून कर रख दिया। प्रेस्टन मायूस होकर वहां से निकल गया। अब प्रेस्टन समझ चुका था कि वो इन निर्दोष लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने एक बार फिर अपने दिल को पत्थर बना लिया। अगले दिन प्रेस्टन ने वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट से बात की। उसने कहा, सर, आप चाहते थे ना कि मैं फादर के प्रति अपनी वफादारी साबित करूं, तो अब मैं अपनी वफादारी साबित करना चाहता हूं। मैं अंडरग्राउंड सेंस ऑफेंडर्स को ढूंढूंगा और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मुझे उनकी तलाश करने की इजाजत दीजिए। इस पर ड्यूपॉन्ट ने खुशी से प्रेस्टन को इसकी इजाजत दे दी। दरअसल शहर में ये अफवाह थी कि सेंस ऑफेंडर्स का एक दल, जिन्हें रेजिस्टेंस कहा जाता था, वो कहीं अंडरग्राउंड छुपकर रह रहे थे, लेकिन आज तक उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया था। प्रेस्टन उसी वक्त अस्पताल आया और मौत के वक्त उसके दोस्त एरल के पास मिले सामानों की छानबीन करने लगा। तभी उसे उन सामानों में एक छोटा एल्बम मिला जिसमें एरल और उसके परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें थी। उस एल्बम में प्रेस्टन को एक तस्वीर मिली जिसके पीछे फ्रीडम लिखा हुआ था। प्रेस्टन ने उस तस्वीर को पलट कर देखा। वो तस्वीर एरल और मैरी की थी, यानी कि एरल और मैरी एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रेस्टन समझ गया कि वो तस्वीर एक मैसेज हो सकता है जिसमें फ्रीडम का कोई मतलब होगा। तभी प्रेस्टन को कुछ याद आया। वो एक रीडिंग रूम में जा पहुंचा जिसका नाम फ्रीडम था। वहां मौजूद एक टीचर को देखते ही प्रेस्टन ने भांप लिया कि वो भी एक सेंस ऑफेंडर है। प्रेस्टन ने उसे मार पीट कर पूछा कि वो एरल के बारे में क्या जानता है। इस पर डर के मारे टीचर ने बताया, एरल अपने एक साथी यर्गन के साथ यहाँ आता था, लेकिन वो क्यों आता था ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर प्रेस्टन ने उसे छोड़ दिया और यहाँ वहां अपनी नजरें दौड़ाई। तभी उसे उस क्लासरूम में छुपाई गई एक खुफिया कमरे की भनक मिल गई। उसने उस टीचर को उठाकर एक बुक शेल्फ पर फेंक दिया। उस बुक शेल्फ के पीछे ही वो बड़ा सा खुफिया कमरा था। प्रेस्टन कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक कोने से आवाज आई, हम तुम पर नजर रख रहे थे प्रेस्टन। प्रेस्टन ने जब मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। प्रेस्टन उसे देखते ही समझ गया
कि वो आदमी ही एरल का सेंस ऑफेंडर साथी यर्गन है। यर्गन ने प्रेस्टन से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हो? नहीं, बल्कि हमने ही वो क्लूज छोड़े थे जिसकी मदद से तुम यहाँ पहुंच पाए। क्या तुम जानना चाहते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर प्रेस्टन ने आतुरता भरी नजरों से यर्गन की ओर देखा। यर्गन ने एक रिमोट का बटन दबाया जिससे जमीन के नीचे एक सुरंग का रास्ता खुल गया। प्रेस्टन यर्गन के साथ जब उस सुरंग के अंदर गया तो वहां उसे एक अलग ही दुनिया नजर आई, सेंस ऑफेंडर्स की दुनिया, जहां वे लोग अपनी भावनाओं के साथ हंसी खुशी एक आम जिंदगी जी रहे थे। वो रेजिस्टेंस का दल था जो लिब्रिया शहर से फादर की तानाशाही को खत्म करना चाहते थे और प्रोजियम दवाई के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहते थे। यर्गन उन लोगों का लीडर था। यर्गन जानता था कि अब प्रेस्टन भी भावनाओं को महसूस कर सकता है, इसलिए उसे प्रेस्टन पर भरोसा था। यर्गन ने प्रेस्टन से कहा, पता है मैं भी पहले तुम्हारे ही जैसा था, सरकार के प्रति वफादार। मैंने इमोशंस के बारे में जो पहली चीज सीखी वो ये थी कि इमोशंस की एक कीमत होती है। ये एक पैराडॉक्स है, यानी कि इमोशंस हमें प्यार और खुशी देते हैं, ये हमें जिंदा फील कराते हैं, लेकिन साथ ही ये हमारे अंदर दुख, दर्द और नफरत भी भर देते हैं। इसलिए अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बर्बादी ला सकते हैं। ये सुनकर प्रेस्टन ने कहा, अगर तुम मानते हो कि इमोशंस बर्बादी लाते हैं तो फिर तुम्हारी और लिब्रिया की सरकार की सोच में फर्क क्या है? इस पर यर्गन ने कहा, फर्क ये है कि हम रेजिस्टेंस के लोग जब भी इमोशंस को फील करना चाहें हम कर सकते हैं। हम अच्छे इमोशंस जैसे कि प्यार को फील कर सकते हैं और बुरे इमोशंस को अपनी मर्जी से दबा सकते हैं, लेकिन लिब्रिया का सिस्टम लोगों को ये ऑप्शन ही नहीं देता। सरकार प्रोजियम दवा देकर लोगों को इमोशनलेस बना देती है, जिससे वे चाहकर भी कुछ फील नहीं कर सकते और बस एक जिंदा लाश बन जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध और हिंसा को रोकने के लिए सारी जनता को इमोशनलेस बना देना ये सही उपाय है? उपाय तो ये है कि जनता को नहीं बल्कि लीडर्स को अपने इमोशंस और फीलिंग्स जैसे सुखों का त्याग करना होगा, ताकि आम जनता उन पर भरोसा कर सके और सुकून और आजादी से रह सके। लीडर्स जैसे कि मैं और तुम, हमें सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए जीना होगा। हमें अपना स्वार्थ भूलकर आम लोगों के लिए जीना होगा। केवल हम ही इस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। ये सुनकर प्रेस्टन ने पूछा, मैं ये बदलाव लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? इस पर यर्गन ने सीधे जवाब दिया, तुम फादर को मार सकते हो। अब प्रेस्टन असमंजस से घिर चुका था। एक तरफ उसे फादर के प्रति वफादारी नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ निर्दोष लोगों की मौत दिखाई दे रही थी। इसी दौरान फादर के आदेश पर मैरी को बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। प्रेस्टन ने उसे बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रहा। प्रेस्टन अपने पछतावे को रोक नहीं पाया और अपने हेडक्वार्टर के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगा। पर तभी ब्रेंट ने उसे अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और सीधा वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट के पास ले आया। ब्रेंट ने ड्यूपॉन्ट को बताया कि प्रेस्टन उनके बीच छुपा एक गद्दार है जिसने प्रोजियम दवाई लेनी बंद कर दी है और रेजिस्टेंस की मदद कर रहा है। ये सुनकर ड्यूपॉन्ट ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अभी प्रेस्टन के घर की तलाशी लेने के लिए सर्च टीम भेजो। पर ब्रेंट ने कहा, क्या आप सबूत चाहते हैं तो रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। पिछले रेड में जो हमारे आदमी मारे गए थे वो प्रेस्टन की गोली से ही मरे थे। ये सुनकर ड्यूपॉन्ट ने रिकॉर्ड चेक करवाया, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने ब्रेंट के चेहरे से हवाइयां उड़ा दी। रिकॉर्ड्स में साफ दिख रहा था कि उनके साथी जिन गोलियों से मारे गए थे वो गोली प्रेस्टन की नहीं बल्कि ब्रेंट की बंदूक से चली थी। दरअसल प्रेस्टन ने ब्रेंट को उसी के जाल में फंसा दिया था। पिछले रेड के वक्त प्रेस्टन ने अपनी बंदूक ब्रेंट की बंदूक से बदल दी थी और उसने सेंस ऑफेंडर्स को बचाते वक्त गार्ड्स को ब्रेंट की बंदूक से ही शूट किया था। प्रेस्टन की इस चालाकी से ब्रेंट ही गद्दार साबित हो गया, जिसके बाद गार्ड्स उसे अरेस्ट करके ले गए। हालांकि ड्यूपॉन्ट को अब भी शक था कि प्रेस्टन प्रोजियम दवाई नहीं ले रहा है, इसलिए उसने अपनी सर्च टीम को प्रेस्टन के घर की छानबीन करने के लिए भेज दिया। प्रेस्टन को डर था कि कहीं गार्ड्स को मिरर के पीछे छुपी उसकी दवाई ना मिल जाए, इसलिए वो उन्हें ठिकाने लगाने फौरन अपने घर की तरफ भागा। लेकिन उससे पहले ही सर्च टीम उसके घर दस्तक दे चुकी थी। प्रेस्टन फौरन बाथरूम में आया और मिरर को हटाकर देखा, वहां से प्रोजियम की शीशियां गायब थी। प्रेस्टन समझ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसका बेटा रॉबी वहां आया। दरअसल रॉबी ने ही प्रोजियम की उन शीशियों को ठिकाने लगा दिया था। रॉबी ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि जब से उसकी मॉम को अरेस्ट करके मार दिया गया था, तब से वो खुद सिस्टम के खिलाफ हो गया था और उसने प्रोजियम दवाई लेनी बंद कर दी थी और अब तक वो केवल इमोशनलेस होने का दिखावा कर रहा था। ये जानकर प्रेस्टन को अपने बेटे पे गर्व हुआ। अब जब प्रेस्टन को भी इस बात पर यकीन हो चुका था कि फादर की तानाशाही निर्दोष लोगों की लाश पर टिकी हुई है,
उसने इस अत्याचार को रोकने और फादर को खत्म करने के लिए रेजिस्टेंस के लीडर यर्गन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्रेस्टन को पता था कि फादर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने यर्गन और रेजिस्टेंस के बाकी लीडर्स को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया और फादर और ड्यूपॉन्ट का भरोसा जीत लिया। जैसा कि प्रेस्टन ने सोचा था, इनाम के तौर पर उसे पहली बार फेस टू फेस फादर से मिलने का मौका मिल रहा था। प्रेस्टन ने फादर को वहीं मारने का ठान लिया। अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ फादर के खुफिया अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां फादर के एक असिस्टेंट ने प्रेस्टन का स्वागत किया और उसे गाइड करता हुआ फादर के चैम्बर की ओर ले जाने लगा। इसी दौरान उसने प्रेस्टन से कहा, फादर से मिलने से पहले तुम्हें अपने हथियार बाहर छोड़ने होंगे और एक टेस्ट देना होगा, क्योंकि ये फादर की जान का सवाल है, इसलिए हम फादर के वफादार पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनकर प्रेस्टन के होश उड़ गए, क्योंकि ये टेस्ट इंसान के इमोशंस को पहचानने के लिए था। हालांकि प्रेस्टन घबराया नहीं। उसने गार्ड को अपनी तलवार सौंप दी और टेस्ट के लिए एक चेयर पर बैठ गया। तभी एग्जामिनर ने प्रेस्टन के सिर पर सेंसर्स लगा दिए। अब अगर प्रेस्टन का दिमाग एग्जामिनर के किसी भी सवाल पर इमोशनली रिएक्ट करता तो एग्जामिनर को पता चल जाता और गार्ड्स तुरंत प्रेस्टन को गोलियों से छन्नी कर देते। एग्जामिनर ने प्रेस्टन से पहला सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है अपने पार्टनर की बंदूक चुराने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये सवाल सुनते ही प्रेस्टन समझ गया कि ये कोई टेस्ट नहीं, बल्कि वो एक साजिश का शिकार हो चुका है, क्योंकि ये सवाल उस बात की ओर इशारा कर रहा था जब प्रेस्टन ने चालाकी से ब्रेंट के साथ बंदूक की अदला बदली कर ली थी। तभी पीछे से ब्रेंट वहां आया। उसे वहां देख प्रेस्टन आश्चर्य में पड़ गया। दरअसल ये सब फादर और ब्रेंट की ही एक चाल थी। असल में फादर को पहले से ही पता था कि प्रेस्टन ने प्रोजियम दवा लेनी बंद कर दी है और सब कुछ फील कर पा रहा है। उन्हें ये भी पता था कि प्रेस्टन को सेंस ऑफेंडर्स से हमदर्दी हो गई है और वो रेजिस्टेंस के लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन फादर और ब्रेंट ने जानबूझकर प्रेस्टन को जीतने दिया ताकि प्रेस्टन रेजिस्टेंस के लोगों तक पहुंचे और प्रेस्टन के जरिए वे लोग रेजिस्टेंस के लोगों के गुप्त ठिकानों का पता लगाकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। और अब फादर और ब्रेंट अपने इस मकसद में कामयाब हो चुके थे। प्रेस्टन ने रेजिस्टेंस के लीडर्स को गिरफ्तार करवाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी और खुद भी यहाँ मौत के मुंह में चला आया था। फादर ने टीवी स्क्रीन पर प्रेस्टन को खुद ये हकीकत बताई, जिसे सुनकर प्रेस्टन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तभी फादर ने कहा, मैं तो तुम्हें पहली ही नजर में देखकर समझ गया था कि तुम सब फील कर सकते हो। ये सुनकर प्रेस्टन ने कहा, लेकिन हम तो कभी मिले ही नहीं। तभी स्क्रीन पर दिख रहे फादर का चेहरा हट गया और उसकी जगह वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट बोलता हुआ नजर आने लगा, यानी कि ड्यूपॉन्ट ही फादर था। असल में फादर की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। तब ड्यूपॉन्ट ने फादर की गद्दी संभाली। ड्यूपॉन्ट को पता था कि एक तानाशाह के कई दुश्मन होते हैं, उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए वो फादर के मुखौटे का इस्तेमाल कर रहा था। ड्यूपॉन्ट ने कहा, देखा प्रेस्टन, मैंने कैसे दुश्मन को उसके ही हथियार से धूल चटा दी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और अब तो तुम भी खुद शिकार बनने यहाँ चले आए हो। हालांकि ड्यूपॉन्ट ये समझ नहीं पाया था कि उसने अपनी गुफा में जिस घायल शेर को घुसने दिया है वो शिकार बनने नहीं बल्कि शिकार करने आया था। अगले ही पल प्रेस्टन ने अपनी आस्तीन में छुपी बंदूकें निकाल ली और अपनी गन काता टेक्निक की बदौलत पलक झपकते ही ड्यूपॉन्ट के सारे आदमियों को मुर्दों के ढेर में बदल दिया। इसके बाद वो ड्यूपॉन्ट के चैम्बर में पहुंचा जहां ब्रेंट भी मौजूद था। इतने में ही वहां छुपे ड्यूपॉन्ट के तलवारबाज सैनिकों ने प्रेस्टन पर हमला किया, लेकिन प्रेस्टन ने उनकी भी लाशें बिछा दी। उसके बाद प्रेस्टन ने तलवार उठा ली। ये देख ब्रेंट भी एक तलवार लेकर प्रेस्टन को मारने आया, लेकिन प्रेस्टन ने एक ही वार में ब्रेंट के चेहरे को किसी मक्खन की तरह काटकर अलग कर दिया। ब्रेंट भी तड़प कर वहीं मर गया। हालांकि ये सब देखकर भी ड्यूपॉन्ट बिल्कुल शांत था, मानो उसके लिए उसके आदमियों की जान की कोई कीमत ना हो। पर उसे अब अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए ड्यूपॉन्ट भी बंदूक लेकर प्रेस्टन से भिड़ गया। उन दोनों में जबरदस्त गन फाइट होने लगी। ड्यूपॉन्ट भी गन काता टेक्निक जानता था, इसलिए वो प्रेस्टन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वो प्रेस्टन के गुस्से को झेल नहीं पाया। प्रेस्टन ने उसके हर वार को रोकते हुए उसे निहत्था कर दिया और उसे अपनी बंदूक के निशाने पे ले लिया। पर तभी ड्यूपॉन्ट प्रेस्टन से रहम की भीख मांगते हुए बोला, रुक जाओ, असल में मैं भी प्रोजियम नहीं लेता। मैं तुम्हारी तरह इमोशंस को फील कर सकता हूँ। अब तो तुम जान चुके हो कि मैं जिंदा इंसान हूँ, मैं भी एक सेंस ऑफेंडर हूँ। क्या फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मेरी मौत का पाप अपने सर लेना चाहते हो? इस पर प्रेस्टन ने कहा, बड़ी ही खुशी से,
ये कहकर उसने ड्यूपॉन्ट का भेजा उड़ा दिया। इसी के साथ उधर रेजिस्टेंस की टीम ने शहर के सारे प्रोजियम फैक्ट्रीज में बम धमाके कर प्रोजियम दवाई को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया और ड्यूपॉन्ट का साथ देने वाले सिक्योरिटी फोर्स को भी खत्म कर शहर को तानाशाही से आजाद करा दिया। और इस तरह ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।